आज हम ना हिंदी साहित्य के उस महान लेखक की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, जिन्हें सम्राट कहा गया। प्रेमचंद। जी हाँ। प्रेमचंद। लेकिन हम सिर्फ उनकी जो जानी पहचानी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे उस इंसान को जानने की जो उन पन्नों के पीछे था। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास है अमृत राय की लिखी हुई प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही। उसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। हाँ, ये बहुत ही प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि वो छोटी छोटी बातें, अनसुने किस्से सामने लाएं, जिनसे प्रेमचंद की शख्सियत पता चलती है। उनकी सादगी कैसी थी, बचपन में शरारतें क्या थीं, शुरू का संघर्ष कैसा रहा, और लेखन की पहली चिंगारी कैसे जली। और ये समझना भी जरूरी है कि उनके अपने जीवन के जो अनुभव थे वो कैसे उनकी कहानियों में ढले। मतलब कैसे एक कहानी इतनी आकर्षक, असरदार और यादगार बन जाती है। शायद प्रेमचंद का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये बात तो है। चलिए एक ऐसे ही किस्से से शुरू करते हैं जो उनकी सादगी दिखाता है। कमाल की सादगी। पटना में एक साहित्यिक गोष्ठी थी और प्रेमचंद सभापति थे। अच्छा। तो कई लोग स्टेशन पहुंचे उन्हें लेने। किसी ने उन्हें देखा नहीं था पहले, बस एक तस्वीर थी हाथ में। रात को एक्सप्रेस आई, फिर पंजाब मेल आई, चली गई। प्रेमचंद नहीं दिखे, सब परेशान, कहाँ गए। हाँ। सुबह एक और ट्रेन आई, वो भी चली गई। लोग थक हार कर मुसाफिर खाने की तरफ जा रहे थे तो देखा कि सीढ़ियों के पास एक अधेड़ से सज्जन खड़े हैं, बड़े साधारण कपड़ों में, और एक कुली उनका टीन का बक्सा सिर पर रखे पूछ रहा है, बाबू कहाँ चलें। अरे। और लोग चौंके, अरे ये तो वही शख्स हैं जिन्हें रात को पंजाब मिल से उतरते देखा था। मगर कौन सोच सकता था कि ये प्रेमचंद होंगे। कमाल है, मतलब इतनी सादगी की लोग पहचान ही ना पाए। बिल्कुल। और ये कोई अकेला वाकया नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। एक बार दक्षिण भारत से एक सज्जन आए, चंद्रहासन नाम था उनका, काशी मिलने पहुंचे। जी। घर पर देखा तो एक आदमी जमीन पर बैठा है, बड़ी लगन से कुछ लिख रहा है, बड़ी बड़ी मूछें। चंद्रहासन जी ने सोचा ये शायद प्रेमचंद जी के लेखक होंगे, मतलब जिन्हें वो बोलकर लिखाते होंगे। हाँ, उस जमाने में ऐसा होता था। तो उन्होंने पूछा, प्रेमचंद जी से मिलना है। उस आदमी ने कलम रखी, जोर से हंसे और बोले, अरे खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या, बैठिए ना, मुलाकात कीजिए। वो खुद प्रेमचंद थे। जमीन पर बैठकर लिखने वाले प्रेमचंद। ऐसा ही एक और किस्सा है बस्ती के तारा शंकर नाशाद का। वो लखनऊ में मिलने गए थे। अच्छा। हाँ, तो घर के नीचे उन्हें एक आदमी मिला, धोती बनियान पहने हुए। नाशाद ने पूछा, मुंशी प्रेमचंद कहाँ रहते हैं। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं मिला देता हूँ। अरे वाह। ऊपर ले जाकर बिठाया, फिर अंदर गए, कुर्ता पहनकर बाहर आए और बोले, अब आप प्रेमचंद से बात कर रहे हैं। कमाल है। मतलब कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो इतनी सादगी थी, इससे उन्हें कभी दुनियादारी में, मतलब व्यावहारिक जीवन में कोई नुकसान भी होता होगा? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, जीवनी लेखक अमृत राय इसे यत्न साधित सतर्क सरलता नहीं मानते। मतलब ऐसी सादगी नहीं जो कोशिश करके बनाई गई हो या ओढ़ी गई हो। अच्छा। ये उनके स्वभाव का, उनकी मिट्टी का हिस्सा थी। उनका जो पैदाइशी शील था, उनका संकोच, उनकी जो जीवन को देखने की गहरी दृष्टि थी, और उनका आत्मसम्मान, वो सच्चा था। उन्हें ये दिखावा, ये पब्लिसिटी, विज्ञापनबाजी, ये सब बहुत घटिया लगता था। तो हाँ, हो सकता है कभी कभार कोई छोटा मोटा व्यावहारिक नुकसान हुआ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सादगी उनके लेखक वाले व्यक्तित्व के लिए एक कवच की तरह थी। कवच कैसे? देखिए, जीवनी में एक बहुत अच्छी उपमा है, टीन के बक्से में मोती। टीन के बक्से में मोती। हाँ, जैसे कोई अपने बेशकीमती मोती किसी रत्न जड़ित संदूकछी में ना रखे, बल्कि एक साधारण से टीन के बक्से में रख दे। इसका मतलब ये नहीं कि उसे मोतियों की कदर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि इसलिए कि वो उन्हें दुनिया की जो चमक दमक वाली नजरें हैं, उनसे बचाकर रखना चाहता है, सुरक्षित। प्रेमचंद ने भी अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर के मूल्यों को इसी तरह सहजता के, सादगी के आवरण में रखा। और शायद यही वजह है कि उनके किरदार इतने असली, इतने जमीनी लगते हैं, क्योंकि वो खुद जमीन से इतने गहरे जुड़े हुए थे। बिल्कुल। यही कनेक्शन, यही सादगी उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी वजह से वो आम आदमी की जिंदगी, उनके सुख दुख, उनकी उम्मीदें, उनकी तकलीफें, उसको इतनी सच्चाई और गहराई से पकड़ पाए। हाँ। उनकी कहानियां इसीलिए तो इतनी असरदार हैं। उनमें बनावट नहीं है, उनमें जीवन का सच है। उन्होंने खुद अपने जीवन को कहा था कि ये तो सपाट समतल मैदान है, जिसमें कोई टीले, पर्वत, खंडर नहीं है। ये तो उनकी विनम्रता थी। असल में उनका जीवन अनुभवों से बहुत भरा हुआ था। तो फिर चलते हैं
उस सपाट मैदान की शुरुआत में कैसा था इस महान लेखक का बचपन? जगह है बनारस के पास लम्ही गांव। तारीख 31 जुलाई 1880, जब धनपत राय का जन्म हुआ, जिन्हें हम सब प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। जी। कायस्थ परिवार था। पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे, नेक आदमी थे, पर शाम को थोड़ी दवा यानी शराब पीने के शौकीन थे। हाँ, उस जमाने में ये चलन था। माँ आनंदी देवी थी, बहुत सुंदर, सुशील और पूरी तरह घर गृहस्थी संभालने वाली महिला। बचपन तो माँ के बहुत लाड़ प्यार में बीता। घर का नाम भी क्या था? नवाब। नवाब। और माँ को हमेशा डर रहता था कि उनका बेटा इतना गोरा चिट्टा है, कहीं नजर न लग जाए। नजर उतारना, डिठौना लगाना, ये सब चलता था। लेकिन नवाब थे बड़े शरारती, गांव में टोन्हा कहलाते थे। टोन्हा मतलब बहुत शैतान, ऊधमी बच्चा। एक किस्सा है कि वो दोस्तों के साथ नाई नाई खेल रहे थे और बांस की पतली सी कमानी होती है ना, उससे अपने दोस्त रामू का कान ही काट दिया। अरे बाप रे। हाँ, और जब पूछा गया तो बड़ी मासूमियत से बोले, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो हजामत बना रहा था। कमाल के बहाने। शरारतें तो मतलब भरपूर थीं। खेतों से ऊख यानी गन्ना तोड़ लाना, मटर की फलियां उखाड़ लाना, ये तो रोज का काम था। गालियां भी पड़ती होंगी फिर तो। हाँ, गालियां भी पड़ती थीं, पर मजा भी उसी में आता था। कहते हैं ढेला मारने में निशाना बड़ा पक्का था, खासकर आम के टिकोरे तोड़ने में, और गुल्ले वंडा उसके तो उस्ताद थे। जब उनका टोल जमता था तो गुल्ली हवा में दूर तक जाती थी। इन शरारतों के साथ साथ बचपन की यादों में एक और नाम बहुत अहम है, कजाकी, एक दाख हरकारा। हाँ, कजाकी का जिक्र आता है। जब नवाब कोई 6 साल के रहे होंगे, पिता के साथ आजमगढ़ की तहसील में रहते थे। कजाकी शाम को डाक लेकर आता था। वो नन्हे नवाब को कंधे पर बिठाकर दौड़ाता, खेलता, बिरह गाता और कहानियां सुनाता था। कहानियां? कैसी कहानियां? चोर डाकुओं की, राजा रानी की, भूत प्रेत की। और उन कहानियों में डाकू अक्सर ऐसे होते थे जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। अच्छा, ये बात गौर करने वाली है। देखिए, बचपन की ये सारी चीजें, ये शरारतें, ये खेल कूद और खासकर कजाकी की सुनाई कहानियां, ये सब अनजाने में ही उनके अंदर के कहानीकार को गढ़ रही थीं। हाँ, ये हो सकता है। वो कहानियों के डाकू जो अमीरों से लेकर गरीबों को देते थे, कहीं ना कहीं उनके बाद की कहानियों में जो सामाजिक न्याय की झलक दिखती है, उसकी जड़ें शायद यही हों। और ये जो बहाने बनाने की कला थी, हा, वो भी तो कहानी गढ़ने की शुरुआत ही थी ना। सही कहा। अच्छा, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? वो कैसे शुरू हुई? 8 साल की उम्र में उन्हें लम्ही के पास ही एक गांव था, लालपुर। वहां एक मौलवी साहब के पास भेजा गया उर्दू फारसी सीखने। अच्छा। वो मौलवी साहब दर्जी का काम भी करते थे साथ में। लेकिन नवाब साहब का ध्यान पढ़ाई में कहाँ, वो तो खेलने कूदने में मस्त रहते। पास से सिपाहियों की कवायद गुजरती वो देखने लगते, मदारी का तमाशा हो रहा हो या स्टेशन पर रेलगाड़ियां खड़ी हो, बस वहीं ध्यान रहता। तो मदरसे जाते भी थे या? जाते थे, लेकिन मौलवी साहब की मार से बचने के लिए अक्सर हफ्तों गायब रहते, और जब पकड़े जाते तो ऐसे कमाल के बहाने बनाते कि मौलवी साहब भी शायद हैरान रह जाते होंगे। हाँ, कभी कभी वो मौलवी साहब का गुस्सा ठंडा करने के लिए खेतों से तोड़कर कुछ सौगात ले जाते, ताजी फलीरा, गन्ना, जौ, गेहूं की बाले। अच्छा, मतलब मस्का लगाना भी आता था। बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल में देखिए उनकी भाषा की नींव पड़ी, उर्दू और फारसी के संस्कार मिले जो उनके शुरू के लेखन में साफ दिखाई देते हैं। ये अनुभव भी यही दिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, जीवन के हर अनुभव से इंसान कुछ न कुछ सीखता ही है। लेकिन ये जो बचपन की मस्ती थी, शरारतें थीं, ये ज्यादा दिन नहीं चली। जब नवाब सिर्फ 8 साल के थे, उनकी माँ का देहांत हो गया। हाँ, ये उनके जीवन का पहला और शायद सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने बाद में अपने उपन्यास कर्मभूमि में एक किरदार है अमरकांत, उसके जरिए शायद अपनी ही बात कही थी कि बचपन में माँ का प्यार ना मिले तो जिंदगी रूखी सूखी हो जाती है, और फिर वही प्यार की भूख वो जिंदगी भर साथ रहती है। माँ की कमी बहुत भारी पड़ी होगी उस उम्र में। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ से नवाब को वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और पिता अजायब लाल या तो अपने डाकखाने के काम में लगे रहते या फिर शाम को अपनी दवा पीने में। नवाब का अकेलापन और बढ़ गया। तो इस अकेलेपन का, इसका सामना कैसे किया उन्होंने? किताबों ने सहारा दिया,
अब उनकी जो आवारागर्दी थी वो गलियों और खेतों से निकलकर किस्सों कहानियों की दुनिया में पहुंच गए। अच्छा। 13-14 साल की उम्र तक उन्होंने न जाने क्या क्या पढ़ डाला। लखनऊ की वो मशहूर किस्सा गोई वाली किताब तिलिस्मे होशरुबा, उसके हजारों पन्ने, फिर वो रेनॉल्ड्स के सनसनीखेज उपन्यास थे मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन, उनके उर्दू अनुवाद, पंडित रतननाथ सरशार का फसाना-ए-आजाद, मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास, पुराणों की कथाओं के उर्दू अनुवाद, सब कुछ। इतनी सारी किताबें लाते कहाँ से थे? पैसे कहाँ से आते थे? बनारस में रीति पर एक पुरानी किताबों का दुकानदार था बुद्धिलाल, उससे लाते थे। और पैसे वो स्कूल के दूसरे लड़कों को अंग्रेजी की गाइड बुक्स मतलब कुंजियां बेचकर पैसे जुटाते थे और बुद्धिलाल का उधार चुकाते थे। कमाल है, मतलब पढ़ने का जुनून इस हद तक। हाँ, ये जुनूनी था। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी रुचि के लिए रास्ता खोज ही लेता है। और यही किताबें उनके अकेलेपन का सहारा बनी और अनजाने में ही सही उनके लेखक बनने की जमीन तैयार कर रही थी। और अब बात जरा और दिलचस्प हो जाती है। इसी दौरान करीब 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी। पहली रचना 13 साल की उम्र में? क्या एक नाटक। और किस्सा भी बड़ा मजेदार है। उनके एक रिश्ते के मामा थे, कुंवारे थे, गांजा पीते थे और गांव की ही एक चमार जाति की महिला पर मोहित हो गए थे। अच्छा जी। एक दिन गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और खूब पिटाई की। बाद में जब वो मामा इनके घर आए तो नवाब को किसी ने छिड़ाया। नवाब को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, मामा की पूरी प्रेम कहानी पर एक नाटक लिख डाला और अपने दोस्तों को पढ़कर सुनाया भी। हाँ। फिर रात को चुपके से उस नाटक की कॉपी मामा के सिरहाने रख दी। अरे बाप रे, अंजाम क्या हुआ? मामा सुबह उठे, नाटक पढ़ा और बिना किसी से कुछ कहे अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वहां से चलते बने। गजब। ये एक बड़ा हथियार मुझे मिल गया। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने शब्दों की, कहानी की ताकत को पहचाना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत अनुभव, एक मजाक में लिखी चीज भी लेखन की शक्ति का पहला पाठ बन सकती है। और ये घटना ये भी दिखाती है कि उनमें समाज में जो गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको देखने, समझने और उन पर व्यंग करने की जो प्रवृत्ति थी वो कितनी जल्दी आ गई थी। हाँ, ये तो है। ये उनके भविष्य के लेखन की एक झलक थी। इसी उम्र के आसपास का एक और किस्सा है जो उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। हाँ, वो रामलीला वाला। जी, गांव में रामलीला होती थी और नवाब को राम का पात्र निभाने वाले लड़के से बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वो उसे अपने घर से खिलाते पिलाते थे। लेकिन जब लीला खत्म हुई और गांव के चौधरी साहब से उस लड़के को कोई इनाम वगैरह नहीं मिला तो नवाब को बहुत बुरा लगा। अच्छा। उन्होंने शर्माते हुए अपनी जेब में रखे 2 आने पैसे, जो शायद उस वक्त उनकी पूरी जमा पूंजी रहे होंगे, वो उस लड़के को दे दिए। हाँ। और वो लड़का उन 2 आने पैसों को पाकर बहुत खुश हुआ। ये छोटी सी घटना है लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल। उनके अंदर का जो गहरा मानवीय सरोकार है, जो आदर्शवाद है, उसको दिखाती हैं। और यही चीजें बाद में उनके साहित्य का एक सेंट्रल थीम बनी। तो देखिए, माँ की मृत्यु का दुख, किताबों से ये गहरा लगाव, लिखने की ये पहली कोशिश और ये मानवीय संवेदना, ये सब मिलकर उस शख्स को गढ़ रहे थे जो आगे चलकर प्रेमचंद बना। मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं रही थी बल्कि उन्हें अनुभव और समझ दे रही थी। बचपन अब तेजी से पीछे छूट रहा था और फिर आया जीवन का एक और मुश्किल दौर। हाँ। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। 15 साल? हाँ, बहुत कम उम्र थी। हाँ। उनके नाना ने रिश्ता तय किया था बस्ती जिले में रम्मापुर गांव के एक जमींदार की बेटी से। नवाब तो बड़े खुश थे, शादी को लेकर सपनों में खोए हुए थे। शायद वो जो कहानियां पढ़ते थे राजकुमारियों वाली, हाँ, उस उम्र में होता है ऐसा। कहते हैं शादी के मंडप के लिए बांस भी उन्होंने खुद ही काटे थे, इतने उत्साहित थे। लेकिन शादी के बाद जब पत्नी घर आई और नवाब ने उसे देखा तो सारे सपने टूट गए। वो लड़की उम्र में नवाब से बड़ी थी, रंग सांवला था, शरीर थोड़ा भारी था, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे और चलने में भी थोड़ी लंगड़ाहट थी। और स्वभाव भी बिल्कुल अलग था, कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। ये उनके लिए एक और बड़ा सदमा था। उनके पिता अजय लाल, उन्हें भी इस रिश्ते से बहुत दुख हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी से यानी नवाब की सौतेली माँ से कहा भी था, लाला जी ने यानी नवाब के नाना ने तो मेरे लड़के को कुएं में ढकेल दिया। कहाँ मेरा गुलाब जैसा लड़का और कहाँ उसकी ये बीवी। ये शब्द बताते हैं कि वो बेमेल विवाह कितना दर्दनाक था, सिर्फ नवाब के लिए नहीं, उनके पिता के लिए भी। और ये शादी ये चल नहीं पाई फिर? नहीं,
ये बेमेल विवाह टिक नहीं पाया, पत्नी ज्यादातर अपने मायके या फिर लम्ही में ही रहीं। नवाब के साथ उनका कोई भावनात्मक या कहिए वास्तविक रिश्ता बन ही नहीं पाया। और फिर? और इस शादी के महज 1.5 साल के अंदर ही 1897 में उनके पिता अजायब लाल का भी देहांत हो गया, सिर्फ 56 साल की उम्र में। अरे, मतलब एक के बाद एक झटके। हाँ, अब घर की सारी जिम्मेदारी 16-17 साल के नवाब पर आ गई। सौतेली माँ, उनके 2 बच्चे और अपनी पत्नी। पिता की मृत्यु, एक बेमेल शादी का बोझ और पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ 16-17 साल के लड़के के लिए, ये तो पहाड़ कैसा रहा होगा। यकीनन, यकीनन। अगले साल 1898 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन 2nd डिवीजन में। अच्छा। तो फीस माफ होने की उम्मीद कम थी। बनारस का जो प्रतिष्ठित क्वींस कॉलेज था, वहां दाखिला मिलना मुश्किल था। वो शहर में एक नया कॉलेज खुला था, हिंदू कॉलेज, वहां गए। प्रिंसिपल थे रिचर्डसन, उनसे मिले। हाँ। फीस माफी के लिए एक बहाना भी बनाया। अंग्रेजी में कहा पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, मतलब दिल की धड़कन की बीमारी। हाँ, बहाने बनाने में तो उस्ताद थे ही। बिल्कुल। लेकिन गणित में कमजोर थे, तो वहां भी दाखिला नहीं हो सका। गणित तो उनके लिए हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रही। मजाक में उसे गौरी शंकर की चोटी कहते थे वो। तो फिर गुजारा कैसे चला? पढ़ाई भी छूट गई? पढ़ाई जारी रखने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन फिलहाल तो पेट भरने का सवाल था। बनारस में फिर संघर्ष का एक बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ। कैसा संघर्ष? उन्हें 5 रुपए महीने पर एक वकील साहब के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने का काम मिला। सिर्फ 5 रुपए? हाँ, सिर्फ 5 रुपए महीने। रहने का ठिकाना था शहर के एक अस्तबलू के ऊपर बनी छोटी सी कच्ची कोठरी। दिन में एक बार खुद ही खिचड़ी पका लेते थे, बाकी वक्त या तो ट्यूशन पढ़ाते या फिर लाइब्रेरी में बिताते। लाइब्रेरी का साथ नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार उधार भी नहीं मिलता था और भूखे सोना पड़ता था। वो कपड़े बेचने वाले बजाज और पढ़ने आने वाले एक बेलदार तक के कर्जदार हो गए थे, जिनका कर्ज वो सालों बाद चुका पाए। बाप रे, बहुत कठिन समय था। बहुत ज्यादा। ये संघर्ष का दौर उनके जीवट को, उनकी इच्छा शक्ति को और पढ़ने की जबरदस्त लगन को दिखाता है। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इसी संघर्ष के बीच एक दिन अचानक किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। हाँ, वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। वो अपनी पुरानी गणित की कुंजी बेचने गए थे उसी बुकसेलर बुद्धिलाल की दुकान पर। हाँ। किताब बिकी 1 रुपए में। वो पैसे लेकर जैसे ही दुकान से नीचे उतरे, दुकान पर बैठे एक सज्जन थे, बड़े बड़े मूछें थी उनकी। उन्होंने आवाज दी, पूछा, कहाँ पढ़ते हो? अच्छा। नवाब ने अपनी सारी कहानी बताई। पता चला कि वो सज्जन चुनार के एक मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्हें अपने स्कूल के लिए 18 रुपए महीने पर एक मैट्रिक पास सहायक अध्यापक की जरूरत थी। 18 रुपए? हाँ। कहाँ 5 रुपए और कहाँ 18? हाँ, उस वक्त 5 रुपए महीने पे गुजारा कर रहे नवाब के लिए तो ये रकम मतलब कल्पना से भी परे थी। उनके लिए ये अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्मीद जगी। वो फौरन तैयार हो गए, चुनार पहुंच गए, वहां स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। साथ में 5 रुपए का एक ट्यूशन भी मिल गया। किसी तरह गुजारा चलने लगा। उनके साथ उनके सौतेले मामा विजय बहादुर भी रहते थे। लेकिन पैसे की तंगी यहाँ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हाँ, एक किस्सा है कि एक बार वो घर से मतलब लम्ही से वापस चुनार जा रहे थे, तो रास्ते के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें अपना इकलौता गरम कोट सिर्फ 2 रुपए में बेचना पड़ा। ओह, ये छोटी छोटी बातें उनके उस दौर के संघर्ष को कितना कितना साफ दिखाती हैं। लेकिन चुनार में ही एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके अंदर के स्वाभिमानी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले इंसान को जगा दिया। आप उस फुटबॉल मैच वाले किस्से की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। स्कूल के फुटबॉल टीम का मैच था, गोरे सैनिकों की एक टीम से। स्कूल की टीम हार गई। मैच के बाद गोरे सैनिक कुछ बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक ने स्कूल के एक खिलाड़ी को बूट से मार दिया। नवाब ये सब देख रहे थे, उनका खून खौल उठा। अच्छा। वो जो शर्मीले चुपचाप रहने वाले मास्टर थे, अचानक मैदान में पड़े झंडे का डंडा उखाड़ा और गोरे सैनिकों पर टूट पाए। फिर क्या था, स्कूल के लड़के और दूसरे लोग भी साथ हो गए और गोरों की जमकर पिटाई हुई। अरे वाह। सब हैरान थे कि ये दुबला पतला शर्मीला सा मास्टर इतना दिलेर कैसे हो गया। ये उनके चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। बाहर से शर्मीलापन और अंदर अन्याय के खिलाफ ऐसी हिम्मत। बिल्कुल, ये विरोधाभास उनके चरित्र को और ज्यादा जटिल और दिलचस्प बनाता है।
लेकिन यही दिलेरी, यही अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आदत उन्हें महंगी भी पड़ी। कैसे? उसी स्कूल में एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे। स्कूल का मैनेजमेंट उनके साथ कुछ नाइंसाफी कर रहा था। नवाब ने खुलकर मौलवी साहब का साथ दिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि मौलवी साहब के साथ साथ नवाब को भी स्कूल से निकाल दिया गया। सिर्फ 5-6 महीने में ही उनकी ये नौकरी चली गई। यानी संघर्ष का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सारे अनुभव, गरीबी, बेमेल शादी का दुख, पिता की मृत्यु, नौकरी के लिए ये जद्दोजहद, सामाजिक अन्याय का सामना, अपमान, ये सब उनके अंदर जमा हो रहे थे। एक तरह से ये उनके लेखन के लिए कच्चा माल बन रहे थे। उन्होंने जो जिया, जो महसूस किया, वही तो बाद में उनकी कहानियों में ढलकर सामने आया। उनकी कहानियों में जो सच्चाई है, जो दर्द है, जो सहानुभूति दिखती है, वो इन्हीं भोगे हुए अनुभवों से आई है। इसीलिए उनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, वो जीवन का आईना है और पाठक से सीधे जुड़ती हैं, असर करती हैं। तो जैसा हमने देखा, प्रेमचंद का जीवन वाकई वैसा सपाट, समतल मैदान नहीं था जैसा वो विनम्रता से कहते थे। ये तो उतार चढ़ाव, संघर्ष, बचपन की शरारतों, गहरे जख्मों और कुछ हैरत अंगेज संयोगों से बुना हुआ था। बिल्कुल। हकीकत, बचपन के वो खट्टे मीठे अनुभव और शुरुआती जीवन के कड़े संघर्ष वही खाद पानी बने जिनसे उनकी वो कालजयी और असरदार कहानियां निकली। हाँ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शायद यही कि महान साहित्य, वो कहानियां जो हमें भीतर तक छू जाती हैं, जो हमें बांधे रहती हैं, हम पर गहरा असर छोड़ती हैं, वो अक्सर जिंदगी की भट्टी में तपे हुए सच्चे और गहरे अनुभवों से ही निकलती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये किस्से हमें सिखाते हैं कि कहानियों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या जरूरी है। प्रामाणिकता, सच्ची भावनाएं, आम इंसानों के संघर्षों के प्रति गहरी सहानुभूति और इंसान के स्वभाव की बारीक समझ। प्रेमचंद का जीवन खुद इस बात का सबूत है कि एक ईमानदार, संघर्ष भरी और सच्चाई से कही गई कहानी में कितनी ताकत होती है। हाँ, वो पाठकों से जुड़ती है क्योंकि उसमें जीवन की धड़कन सुनाई देती है। जी हाँ। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने उनके पहले दुखद विवाह का जिक्र किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में एक पूरी तरह बेमेल रिश्ता। जीवनी में इस पर और विस्तार से लिखा गया है कि कैसे इस घटना ने न सिर्फ उस किशोर नवाब को बल्कि उनके पिता को भी गहरी पीड़ा दी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्तिगत त्रासदी थी, एक सामाजिक कुरीति का ये निजी अनुभव जिसे उन्होंने खुद भोगा, इसने उनके बाद के लेखन को, खासकर जब उन्होंने विवाह, सामाजिक दबाव और भारतीय स्त्री की दशा पर लिखा, तो उसे कितना और किस तरह से प्रभावित किया होगा। ये गहरा सवाल है। क्या इसी अनुभव ने उनकी कलम को वो धार दी जिसने सामाजिक रूढ़ियों पर इतने सटीक और असरदार ढंग से चोट की? ये सवाल हमें उनके साहित्य को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि महसूस करने और उसकी गहराइयों को और ज्यादा समझने की प्रेरणा देता है।